दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी चर्चा को केंद्रित करेंगे। यह चर्चा समाजशास्त्र के अंदर क्या संभावित प्रवृत्तियां उभर कर आ सकती हैं और उन्हें हम किस तरह से एग्जामिन करने का प्रयास करें, इसको समझना बहुत जरूरी है। जिस तरह से सामाजिक बदलाव हो रहे हैं समूचे विश्व के अंदर, उसने एक बहुत महत्वपूर्ण खतरा उत्पन्न किया है। वह खतरा अनेक तरह की संभावनाओं को जन्म देता है और वह है द एज ऑफ रीजन की समाप्ति, तर्क के युग की समाप्ति। ये हमारे सामने उभर करके आ रहा है। अब अगर तर्क का युग, इसका डिक्लाइन है, यह धीरे धीरे ह्रास की तरफ जा रहा है, या इसकी समाप्ति की संभावनाओं की तरफ हम अगर अपने आप को अ, देखने की कोशिश कर रहे हैं एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में, तो फिर सवाल ये उत्पन्न होता है कि समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक, विचारधाराई, आलोचनात्मक विषय के रूप में तो मुख्यतः द एज ऑफ रीजन की देन है, तर्क के युग की देन है। अब अगर तर्क के युग की समाप्ति की संभावनाएं हमको दिख रही है, तो फिर समाजशास्त्र का भविष्य क्या होगा? ये हमारे सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिस महत्वपूर्ण विषय को हमें टेकअप करने की कोशिश करनी चाहिए। इसका अभिप्राय ये हुआ कि समाजशास्त्र की जितनी भी पाठ्य पुस्तकें आज आपको लाइब्रेरी में दिख रहे हैं, वे पाठ्य पुस्तकें अनेक संशोधन की मांग करती हैं। संशोधन तो क्या कहें, यह भी संभव हो सकता है कि अनेक जो उसके चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को उन किताबों में से एक्सक्लूड किया जाए और नए चैप्टर्स को स्थापित करने की, उन्हें सम्मिलित करने की कोशिश की जाए। एक और सवाल हमारे सामने उभर करके आ रहा है, जो एनसीईआरटी की 11th 12th और 8th स्टैंडर्ड से लेकर के 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड की पुस्तकों में जो बदलाव है, उस बदलाव ने समूचे शैक्षणिक जगत को प्रभावित किया है। ऐसे अनेक पहलू उन पुस्तकों में शामिल किए गए हैं जो पहले की पुस्तकों से बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है, उनके ठीक विपरीत है। वो इतिहास की पुस्तकें भी हैं, वो राजनीति शास्त्र की पुस्तकें भी हैं, वो समाज शास्त्र की पुस्तकें भी हैं। तो अगर इस तरह के कंट्रोडिक्शंस हमारे सामने उभर करके आ रहे हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो सूचना है और ये जो नैरेटिव्स विकसित किए जा रहे हैं 8th क्लास से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक की क्लासेस में पर्टिकुलरली, उसका आने वाली युवा पीढ़ी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह एक ऐसा सवाल है जो एज ऑफ रीजन को भी कहीं ना कहीं कटघरे में लाने की कोशिश करता है। कुछ किताबें ऐसी हैं जिनमें तर्क संगतता पर विवाद किया जा सकता है, और अगर तर्क संगतता पर विवाद है, अगर एविडेंसेस पर विवाद है, अगर हम ये कहें कि भाई एविडेंसेस को किसी तरह से मैन्युफैक्चर करने की भी कोशिश की जा रही है, तो फिर पूरा का पूरा जो विषय है वह विषय डिबेट के दायरे में आ जाता है। और वह डिबेट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में निश्चित रूप से समाजशास्त्र की पुस्तकों के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं उभरती हुई महसूस होगी। तो हम इन सब पक्षों को पुस्तकों के अंदर कैसे शामिल करें? एक और सवाल जो हमें वर्ल्ड ऑर्डर में देखने को मिल रहा है, वो है विश्वविद्यालयों की एकेडमिक ऑटोनॉमी को खतरा। जो हमारी अकादमिक स्वायत्तता है, वह अकादमिक स्वायत्तता कहीं ना कहीं
हमारी खतरे में है, और उस खतरे को और मल्टीप्लिकेशंस मिल जाते हैं, वह और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम ये पाते हैं कि पुस्तकों के साथ में जो हमारा लगाव है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। हम इंफॉर्मेशन के वर्ल्ड के अंदर इतने एंटर हो गए हैं, हम टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में इतने अधिक सम्मिलित हो गए हैं कि हम ये अब भूल गए हैं कि साइंस और एंटी साइंस, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। और समाज विज्ञान जैसा विषय, विशेष रूप से समाजशास्त्र जैसा विषय, एंटी साइंस की प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकता। इसे तो साइंटिफिक, आइडियोलॉजिकल और क्रिटिकल ही बना रहना पड़ेगा। ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जिस महत्वपूर्ण सवाल पर हमें सैद्धांतिक दृष्टि से, आणविक दृष्टि से और विचारधाराई दृष्टि से काम करने की जरूरत है। क्या हम ये कहें, जैसे लोग आजकल कहने लगे हैं कि हम एक डार्क एज का हिस्सा बन गए, एक अंधकार के युग का हिस्सा बन गए, और अगर ये अंधकार का युग है तो फिर समाज शास्त्र और अन्य समाज विज्ञान के विषय ये तो एनलाइटनमेंट को प्रोपेगेट करने वाले हैं, एनलाइटनमेंट का विस्तार करने वाले हैं। तो क्या अब ये सवाल उठेगा कि इस डार्क एज के अंदर समाजशास्त्र एवं समाज विज्ञानों को एक ऐसे वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जाए समूचे विश्व के अंदर, जिससे कि हम एनलाइटनमेंट की वैल्यूज को दोबारा से स्थापित कर सकें, और जो एक डिप्रेशन डेवलप हो रहा है, जो एक रिप्रेसिव और ऑपरेसिव टेंडेंसीज एकेडमिक्स के अंदर डेवलप हो रही है, उसको हम चैलेंज कर सकें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है जो समाज विज्ञान के सामने, जो समाज शास्त्र के सामने हमें देखने को मिल रही है। ये एक सवाल है जो मेरे को लगा कि इस पर चर्चा करनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण पक्ष है, समाज के अंदर बहुत तेजी से बदलाव है। जो प्रोडक्शन सोसाइटी थी, वह प्रोडक्शन सोसाइटी कंजम्पशन सोसाइटी के अंदर परिवर्तित हुई है। हमारा पूरा समाज एक उपभोक्तावादी समाज हो गया है, और उस उपभोक्तावादी समाज के अंदर जो उत्पादन की प्रक्रिया है, वह उत्पादन की प्रक्रिया ग्लोबल मार्केट का हिस्सा है, एक वैश्विक बाजार का हिस्सा है। और उस वैश्विक बाजार में कंजम्पशन का जो दायरा है, वह कंजम्पशन का दायरा क्लास स्पेसिफिक हो गया है, वर्ग विशिष्ट हो गया है। जो उच्च वर्ग है, वह उच्च वर्ग अपने कंजम्पशन पैटर्न को इस तरह से डेवलप किए हुए है कि समूचे वैश्विक बाजार में जो महंगी वस्तुएं हैं, वो महंगी वस्तुएं उसके अपने लिविंग स्टैंडर्ड को निर्धारित करने लगी हैं, जिसको हम पहले के दौर में, मार्क्स के दौर में बुर्जुआ क्लास कहते थे। वह बुर्जुआ क्लास अब कई तरह के ओनरशिप का हिस्सा है। आपको ध्यान होगा कि प्रमुख समाजशास्त्री पियरे बोर्दियो ने अनेक प्रकार की पूंजी के स्वरूप की चर्चा की थी, जिसमें सोशल कैपिटल है, जिसमें कल्चर कैपिटल है, जिसमें सिंबॉलिक कैपिटल है, जिसमें इकोनॉमिक कैपिटल है। ये जो पूंजी के विभिन्न स्वरूप है, फाइनेंस कैपिटल है, इन सब के ऊपर बुर्जुआ के एक छोटे हिस्से का अधिकार है, और वो छोटे हिस्से का अधिकार हमारे सामाजिक संबंधों के प्रत्येक स्वरूप को बदल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें आज के दौर में समाज के अंदर ये जो मल्टी लेयर्ड हायरार्कीज हैं, उन मल्टी लेयर हायरार्कीज को जो हमारे अपने कन्वेंशनल पैटर्न्स रहे हैं एनालिसिस की, उन कन्वेंशनल पैटर्न से बाहर ला करके बात करनी पड़ेगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो पूंजीपति है,
जो अत्यधिक प्रॉस्परस है, वो अत्यधिक प्रॉस्परस कॉर्पोरेट कैपिटलिस्ट्स, दूसरे कैपिटलिस्ट्स, और उसके बाद में मिडिल अपर क्लास, इसकी अनेक सारी कैटेगरीज हमारे सामने हैं। और ये विभिन्न प्रकार की जो क्लास की कैटेगरीज है, इन क्लास की कैटेगरीज से कंजम्पशन सोसाइटी का एक नया स्वरूप हमारे सामने उभर करके आ रहा है। इस कंजम्पशन सोसाइटी को हम नेटवर्क सोसाइटी के साथ जोड़ने की कोशिश करें। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन सोसाइटी का नया फॉर्म, कंजम्पशन सोसाइटी का नया फॉर्म, और नेटवर्क सोसाइटी का नया फॉर्म, मीडिया सोसाइटी का नया फॉर्म, ये समाज की जो कन्वेंशनल डेफिनेशंस रही हैं, उन कन्वेंशनल डेफिनेशंस के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती उपस्थित करता है। सवाल ये उठता है कि क्या समाज के इन विभिन्न प्रकारों को केंद्र में रखते हुए हम सामाजिक संबंधों की, सामाजिक अंतःक्रियाओं की नए सिरे से व्याख्या कर सकते हैं क्या? ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों, एक दूसरी तरफ और दुविधाजनक स्थिति है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक क्राइसिस है, जो कमिंग क्राइसिस के बाद, कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी जो एल्विन गाउल्डर ने लिखी थी, उसके बाद में ये क्राइसिस और अधिक डीपन हो गई है। और वो डीपन क्राइसिस हुई है कि हम किस तरह से जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं समाज के, जिसको आज आप कहें तो, हम अगर इतिहास से कोई चीज उठाने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये सबल्टर्न सोशियोलॉजी की बात की जाए। उस सबल्टर्न सोशियोलॉजी के अंदर जितने भी ये मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस जिसमें विभिन्न कैटेगरीज हैं, महिलाओं की कैटेगरीज हैं, आदिवासियों की कैटेगरीज हैं, ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग क्लास की कैटेगरीज हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्किंग क्लास की कैटेगरीज हैं, माइनॉरिटीज हैं, जिसके अंदर पीजेंट्री लैंडलेस एग्रीकल्चरिस्ट मौजूद है, और जिसके अंदर चिल्ड्रन मौजूद हैं, जिन्हें कि डोमेस्टिक वर्क के अंदर और नॉन डोमेस्टिक वर्क के अंदर अब इन्वॉल्वमेंट के किसी एक सीमा तक परमिशन मिल चुकी है, उसकी स्वीकृति मिल चुकी है। ये समूचा जनसंख्या का क्षेत्र है, जिसे कि हम मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की संज्ञा दें। इसमें कई तरह की क्लासेस हो सकती हैं, इसलिए आज के दौर में जो क्लास स्ट्रक्चर है, वह क्लास स्ट्रक्चर अनेक तरह की संरचनाओं के अंदर विभाजित है। वे संरचनाएं अपने आप में एक लिमिटेड स्ट्रक्चर में ऑटोनॉमस भी है, लेकिन उसके साथ साथ जब प्रोडक्शन और कंजम्पशन प्रोसेस के साथ इनको जोड़ने की कोशिश की जाती है तो ये इंटरडिपेंडेंस का भी हिस्सा बन जाती है। तो एक नए तरीके से हमको आज के समाज को क्लास स्ट्रक्चर्स के दायरे में समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि हर जगह पर आपको एक यूनिक किस्म की क्लास देखने को मिलती है, एक विशिष्ट किस्म का वर्ग देखने को मिलता है, और उस वर्ग के अंदर भी कई स्तर की हेट्रोजिनिटी देखने को मिलती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि ये जितनी भी मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, जो कि कई तरह की क्लासेस का हिस्सा हैं, वो क्लासेस जो कि डिप्राइव्ड क्लासेस हैं, उन डिप्राइव्ड क्लासेस के अंदर एक नया कंसेप्ट उभर करके आया है, और वो कंसेप्ट है हमारे सामने न्यू फॉर्म ऑफ सर्व, जो अतिरिक्त में उस अतिरिक्त के नए स्वरूप, ये जो हमें के हैं, जो घर के अंदर आपके यहाँ ऑनलाइन सामान लाते हैं, या जो विभिन्न प्रकार के जो अपर क्लास की और मिडिल क्लास के हाउसेज है, जिसके अंदर डोमेस्टिक वर्कर्स और केयर टेकर्स काम करते हैं, या वे लोग जो कि ट्रांजिटरी किस्म की एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, या वे लोग जिनको कि
विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस ने रखा हुआ है एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित वेतनमान पर, जिनको कि आपने कई तरह के काम के अंदर इन्वॉल्व होते हुए देखा होगा। वह इन्वॉल्वमेंट जो उनके रिक्वायर्ड वर्क से अलग है, यानी जो डिवीजन ऑफ लेबर है, उस डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर ये जो वर्कर्स हैं, ये वर्कर्स केवल वही भूमिका का निर्वाह नहीं करते हैं जिस भूमिका के लिए इनको रखा गया है, बल्कि इनके कॉन्ट्रैक्ट को विस्तार देने के लिए और इन्हें एक तरह की आशावान स्थिति को विकसित करने के लिए इनसे अन्य तरीकों के काम भी करवाए जाते हैं। तो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर की एक बड़ी मल्टी लेयर्ड कॉम्प्लेक्सिटी है, इस मल्टी लेयर्ड कॉम्प्लेक्सिटी में हमें ये तलाश करनी पड़ेगी कि सरप्लस लेबर के ये नए स्वरूप क्या हो सकते हैं। अतिरिक्त श्रम हमारे सामने किस प्रकार से उभर करके आ रहे हैं, और उस अतिरिक्त श्रम से उत्पन्न होने वाली जो पूंजी है, जो पूंजी पोजेशन में जाती है, कैपिटलिस्ट के, एंटरप्रेन्योर्स के, कॉरपोरेट वर्ल्ड के, उनको किस तरह के बेनिफिट्स इस सरप्लस पूंजी के आधार पर मिलते हैं, हमें ये तलाशने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक और पक्ष इसके अंदर हमें देखना है कि हमारा जो अपना समाज है, यह समाज आज के दौर में इंफॉर्मेशन सोसाइटी के अंदर डेवलप हो गया है। सूचनाओं का एक ऐसा विश्व है, जो सूचनाओं का विश्व हमें अनेक तरीके से प्रभावित कर रहा है। ये जो सूचनाओं का विश्व है, ये सूचनाओं का विश्व जब आप इसको सर्विलांस के साथ जोड़ते हैं, जब आप इसको निगरानी के साथ जोड़ते हैं, जब आप इसको कंट्रोल के साथ जोड़ते हैं, तो हमारे सामने जो सामाजिक इकाइयां हैं, जिनको आप एक्टर कहते थे, वो एक्टर अब कंट्रोल्ड एक्टर्स के रूप में, कंट्रोल्ड बॉडीज के रूप में हमारे सामने उभर करके आ रहे हैं। हम ये चर्चा कर सकते हैं, जो पिछली बार इनडायरेक्टली हम लोगों ने कहीं करने की कोशिश की थी, संभवतः इस प्लेटफॉर्म पर करने की कोशिश नहीं की थी, कि हमने अपने आप को वॉलंटियर कर दिया है ओबीडियंस के प्रति, आज्ञाकारिता के प्रति हमने अपने आप को समर्पित कर दिया है। और वह आज्ञाकारिता कहीं ना कहीं हमको इंटेलेक्चुअल स्लेवरी के साथ में, बौद्धिक दासता के साथ में संबंधित कर रही है। ये बौद्धिक दासता भी अपने आप में एक सरप्लस इंटेलेक्चुअल लेबर का हिस्सा है। जिस सरप्लस इंटेलेक्चुअल लेबर को कंडीशनड कर दिया गया है, जिसको सिलेक्टिव किया गया है, जिसे राजसत्ता के अनुकूल बना दिया गया है, राजसत्ता इसको सपोर्ट करती है, और इस तरह की जो ओबीडियंस के प्रति हमारा अपना वॉलंटरिज्म है, इस वॉलंटरिज्म से उत्पन्न होने वाला जो नॉलेज सिस्टम है, वो नॉलेज सिस्टम धीरे धीरे हमारी पुस्तकों का और हमारे अपने शिक्षा शास्त्र का, पेडागोजी का हिस्सा बनता चला जा रहा है। ये समाज के अंदर सामाजिक संबंधों के नए स्वरूप को हमारे सामने लाता है। ये नए तरह की सामाजिक संस्थाओं को हमारे सामने लाता है। ये नए तरह की सामाजिक प्रक्रियाओं को हमारे सामने विकसित करता है। ये सभी संस्थागत ढांचे और ये सामाजिक प्रक्रियाओं के केंद्र में जब हम अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तो एक बड़ी दुविधाजनक स्थिति हमारे सामने आ जाती है। ऐसा लगने लगता है कि हमने अपने आप को सिद्धांतों से और विचारधारा से बिल्कुल इतर कर दिया है, बिल्कुल हमने अपने आप को उससे एक्सक्लूड कर दिया है। जब भी हम लोग किसी भी सामाजिक प्रघटना की, सामाजिक यथार्थ की चर्चा करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि उसमें सिद्धांत और विचारधारा का कहीं ना कहीं अभाव देखने को मिल रहा है। और ये हमारे लिए एक बहुत खतरनाक पक्ष है, क्योंकि समाजशास्त्र जैसा विषय सिद्धांत और विचारधाराओं की प्रचुरता के आधार पर ही विकसित हो सकता है।
अगर ये सिद्धांत और विचारधारा धीरे धीरे हाशिए पर जा रहे हैं तो समाजशास्त्र का विषय अपने आप में काफी कुछ खतरे का सामना कर सकता है। दूसरे रूप में हम ये कहें तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की स्थितियां समाजशास्त्र को एनलाइटनमेंट से एंटी एनलाइटनमेंट की तरफ ले जा रहे हैं। तो सवाल हमारे सामने ये होगा कि क्या एक एनलाइटेंड सोशियोलॉजी को रिग्रेसिव सोशियोलॉजी रिप्लेस कर सकती है आने वाले समय में? एक दमनकारी समाजशास्त्र, दमनकारी समाज विज्ञान, ऑपरेसिव किस्म का समाज विज्ञान हमारे सामने आ सकता है। और चूंकि हमने ओबीडियंस के प्रति अपने आप को वॉलंटियर किया है, हमने सर्विलांस को स्वीकार कर लिया है, हमने एकेडमिक फ्रीडम की जो हमारी इम्पोर्टेंस है उस इम्पोर्टेंस को खत्म कर दिया है, तो धीरे धीरे जो हमारे सामने समाजशास्त्र जैसा विषय है और जिस तरह की हमारी ये शिक्षा प्रणाली है, वह शिक्षा प्रणाली किसी भी प्रकार के डिस्कशन से बाहर हो जाती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है जो हमारे सामने उभर करके आ रही है। हमें इस चुनौती का सामना कैसे हम करेंगे, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पूरे दौर के अंदर हमें कहीं ना कहीं आइडेंटिटी प्रोजेक्ट्स को भी देखना पड़ेगा। किस तरह की अस्मिताएं हमारे सामने उभर करके आ रही हैं, और जिस तरह की अस्मिताएं हमारे सामने उभर करके आ रही हैं, बहुत पैरोकियल किस्म की अस्मिताएं, बहुत जिसको कहें कि हम ये संकीर्ण किस्म की पहचान के प्रति हमको धकेला जा रहा है। और अगर वो संकीर्ण किस्म की पहचान हमारे सामने उभर करके आती है दोस्तों, तो आप ये मानिए कि डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और वो डेमोक्रेसी का खतरा धीरे धीरे एकेडमिक फील्ड को भी अपनी गिरफ्त में ले सकता है। अगर डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी है और राइज ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म है, तो आप ये मान करके चलिए कि कोई भी सोशल सिस्टम, कोई भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम इस बदलाव से अछूता नहीं रह सकता। और वह बदलाव हमें बड़े व्यापक पैमाने पर धीरे धीरे विश्व के अंदर देखने को मिल रहा है। हमारे समूचे वैल्यू सिस्टम्स में एक बड़ा, जिसको कहते हैं कि उनके प्रति जो हमारे कमिटमेंट रहे हैं, और वो कमिटमेंट जो वोकल कमिटमेंट थे, हम उन वैल्यूज के लिए खुल करके बोलते थे, सामने चाहे कोई भी हो, लेकिन फ्रीली और फियरलेसली उन वैल्यूज का एक प्रेजेंटेशन आइडियाज के फॉर्म में, एक नैरेटिव के फॉर्म में शक्तिशाली लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन आज वह स्थिति धीरे धीरे बदलती चली जा रही है, क्योंकि मैंने कहा कि ये एक ओबीडियंस का दौर है, अथॉरिटेरियनिज्म का दौर है, जिसके अंदर हम उन एनलाइटनमेंट की वैल्यूज के प्रति कहीं ना कहीं साइलेंट हो गए हैं और बैक स्टेज पर चले गए हैं। और उसका नतीजा ये है कि चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो हिंसा हो, चाहे विभिन्न प्रकार के अपराध हो, अनेक प्रकार की मीडिया सेंट्रिक और टेक्नोलॉजी सेंट्रिक डिविएंस हो, इन सब के प्रति हम कहीं ना कहीं न्यूट्रल हो गए हैं। एक न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया है। तो क्या ये मान लें कि इस तरह के जो हमारे एनलाइटनमेंट की वैल्यूज थी, उन एनलाइटनमेंट की वैल्यूज का न्यूट्रलाइजेशन और उसके स्थान पर ओबीडियंस को वॉलंटियर करके रिग्रेसिव डायमेंशन की एक्सेप्टेंस, ये हमारे अपने सोशल सिस्टम्स का हिस्सा बन गई है। और अगर ये हिस्सा बन गई है तो फिर हमारे लिए एक दौर उभर करके आता है जिसमें हम अनेक एनलाइटनमेंट की वैल्यूज को रिजेक्ट करने की संभावनाओं की तलाश भी कर सकते हैं। तो क्या ऐसा एजुकेशन सिस्टम हमारे सामने डेवलप किया जा रहा है जिसके अंदर जो विद्यार्थी है, और विशेष रूप से जो मार्जिनलाइज सेक्शन का विद्यार्थी है, वो रिजेक्शन की प्रक्रिया को अपना ले, अस्वीकृति की प्रक्रिया को अपना ले, क्योंकि उसे लगता है कि उसको इस प्रकार के एजुकेशन सिस्टम से, इस प्रकार के विचार से
किसी तरह के एम्प्लॉयमेंट की संभावना नहीं होती है। और जब एम्प्लॉयमेंट की संभावना नहीं होती है, यानी उसका पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, तो जब उसकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में यह एक महत्वपूर्ण कांस्टेंट उभर करके आ रहा है, तब उसके सामने विभिन्न प्रकार के विचारों को रिजेक्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं बनता है। और यह उसका जो रिजेक्शन की जो प्रवृत्ति है, ये रिजेक्शन की प्रवृत्ति नए प्रकार की जो हिंसा है, उस हिंसा को जन्म देने का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत बन जाती है। दोस्तों, समाज शास्त्र और विभिन्न समाज विज्ञान विशेषतः उस विषय वस्तु को हमारे सामने रखते हैं, वर्तमान की विषय वस्तु को, जो वर्तमान की विषय वस्तु हमारी अपनी स्मृति में आने वाले दौर में एक बहुत लंबे अरसे तक चलेगी। और उस लंबे अरसे तक चलने वाली वर्तमान की वह स्मृति हमारे अपने भविष्य की रूपरेखा को भी निर्धारित करेगी। यानी अतीत, वर्तमान और भविष्य, इस वर्तमान को हमें मेमोरी के एक बहुत बड़े एस्पेक्ट के साथ में जोड़ने की जरूरत है, स्मृति के दौर के साथ में जोड़ने की जरूरत है। अगर हमारे विषय समाजशास्त्र और अन्य समाज विज्ञान जो वर्तमान का एक वैज्ञानिक आलोचनात्मक विचारधाराई अध्ययन करते हैं, अगर वह अध्ययन हमारी अपनी स्मृति में एक बहुत लंबे अरसे तक नहीं रह सकता, तो फिर इन विषयों की अपनी जो उपादेयता है, जो इनकी अपनी उपयोगिता है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और यह प्रश्न चिन्ह इसलिए लगता है क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक युवाल नोह हरारी ने ये कहा कि जो न्यूक्लियर वॉर है, जो क्लाइमेट चेंज है, जो टेक्नोलॉजिकल और बायोलॉजिकल डिसरप्शन है, वो हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है। ये जो बिग डेटा है, जो हमारे सामने तथ्यों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा है, वह जमावड़ा भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि हरारी का यह मानना है कि ये हमारी लिबर्टी को और प्राइवेसी को, इन दोनों के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उभर करके आता है। सवाल यह है कि क्या हम अपने आप को एक स्वतंत्र और ऑटोनॉमस इकाई के रूप में कम्युनिकेटिव इंटरेक्शन का हिस्सा बनाएं, ताकि सामाजिक विकास की उन संभावनाओं को तलाशा जा सके जिन संभावनाओं की तलाश समाजशास्त्र और समाज विज्ञान एक लंबे अरसे से कर रहे थे। विशेष रूप से फ्रांस की क्रांति के बाद जिस तरह की वैचारिकी इन्होंने विकसित की थी, उस वैचारिकी में सामाजिक विकास और आर्थिक विकास की ऐसी संभावनाएं थी जो जनसंख्या के समूचे हिस्से को, विशेष रूप से मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के जो डेस्टिनी है, उस डेस्टिनी को अचीवमेंट ओरिएंटेशन के साथ जोड़कर उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ावा दे और उनके अंदर एक वैचारिक स्वतंत्रता का प्रवेश हो। ये हमारा अपना एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये समाज का जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह इन समूची स्थितियों के कारण एलियनेशन का, अनसर्टेनिटी का और इनसिक्योरिटी का शिकार हुआ है। हम पहले भी ये चर्चा कर चुके हैं कि छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति करके या केवल सर्वाइवल की आवश्यकताओं को पूरा करके अगर आप जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये किसी भी समाज के विकास के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। क्योंकि इस तरह की जो प्रवृत्ति है, वह प्रवृत्ति नवाचार को और सृजनात्मकता को न केवल नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और साइंस के विकास की संभावनाओं को हमारे सामने विवादों के घेरे में ले आती है। उसका ह्रास होने लगता है। इस ह्रास को हमें रोकना है और इसलिए समाजशास्त्र को नई प्रवृत्तियों की तरफ, नए ट्रेंड्स की तरफ अपने आप को ले जाना होगा, ताकि हम जो वर्तमान दौर है, जिसको कि डार्क एज या एंड ऑफ एज ऑफ रीजन की संज्ञा दी जा रही है, हम उसके स्थान पर फिर से एज ऑफ एनलाइटनमेंट की प्रवृत्ति को स्थापित कर सकें और अपने विषय की उपयोगिता को और उनकी उपादेयता को पुनः स्थापित कर सकें। मुझे लगता है कि इस प्रवृत्ति पर समूचे
समाज विज्ञान के जगत में, विशेष रूप से समाज शास्त्र के जगत में चर्चा होनी आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।